नमस्कार। कहानी वाली जिज्जी चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी। सबसे पहले आपको थोड़ी सी इस कहानी के बारे में बता देते हैं। ये कहानी है भाई, भाभी और देवर के बीच के संबंधों की। भाभी की कुशलता, भाभी की वाकपटुता किस तरह से दोनों भाइयों के बीच खराब हुए संबंध को अच्छा बना देती है, ये कहानी इसके बारे में हमें मैसेज देती है, इसके बारे में हमें बताती है। तो चलिए बिना किसी देर करे स्टार्ट करते हैं कहानी। पर कहानी स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो कम से कम एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। स्टार्ट करते हैं बड़े घर की बेटी बाय प्रेमचंद। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, यानी उन्होंने ही बनवाए थे। कहते हैं इस दरवाजे पे हाथी झूमता था। जिस तरह आजकल लोगों के घर बड़ी बड़ी कारें होती है, उसी तरह से उस जमाने में हाथी झूमने का मतलब काफी रईस फैमिली से होता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस बंधी रहती थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा कुछ भी नहीं था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक दिन एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं थी। बेनी माधव सिंह के 2 बेटे थे। बड़े का नाम था श्रीकंठ सिंह, और उसने बहुत परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का था, गठीला शरीर था, सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध उठकर सवेरे सवेरे ही पी जाता। वहीं बड़े भाई श्रीकंठ सिंह की इस दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। उनकी शरीर बिल्कुल छरहरा था, शरीर में कोई मांस नहीं था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका बहुत अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वेदों से उनकी बड़ी लिखा पढ़ी होती रहती थी। जिस तरह आज हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, उस तरह से उस जमाने में लिखा पढ़ी की जाती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे, बल्कि बहुधा बड़े जोर से उसके निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका सम्मान था। दशहरे के दिन वह बड़े उत्साह से रामलीला होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान करना तो उनकी डेली रूटीन में था। सम्मिलित कुटुंब के तो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलाकर रहने की रुचि नहीं होती है। इससे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण है कि गांव की स्त्रियां उनकी निंदक थी, और कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अलग अलग रहा जाए, अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी मतलब श्रीकंठ सिंह की पत्नी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकड़े, झाड़ फनूस, आंधरी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ थे, सब उनके पास विद्यमान। नाम उनका था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। 7 लड़कियां हुई
और देवयोग से सबके सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर खर्च किए, पर 15-20 हजार रुपए का कर्ज सिर पर हो गया। तब आंखें खुली, हाथ समेटा। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती भी थी। इसी से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को शायद सारे माता पिता अधिक प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे, किसका विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना ये स्वीकार था कि उसे भाग्यहीन समझा जाए। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने के लिए आए। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से कंठ सिंह का ब्याह आनंदी के साथ हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई। यहाँ का तो रंग ढंग ही कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वो तो यह नाम मात्र को भी नहीं थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर दहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर बात कहाँ था। मकान में खिड़कियां तक नहीं थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिन में अपने को इस नई अवस्था के अनुकूल ढाल लिया, मानो उसने विलास की कभी सामान ही न देखी हो। इतनी कुशल थी हमारी आनंदी, इस कहानी की नायिका। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह यानी आनंदी के ससुर 2 चिड़िया लिए हुए आया। लाल बिहारी सिंह यानी आनंदी के ससुर नहीं, सॉरी गलत हो गया, आनंदी का देवर। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावस से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी और वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, किफायत क्या जाने, उसने पूरा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, भाभी दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने कहा कि घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। लाल बिहारी को भावच की ढिठाई बुरी मालूम हुई। उसने सोचा कि मेरा तो अपमान कर रही है भाभी। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो तुम्हारे। अब स्त्रियां सब कुछ सहन कर सकती है, पर मैके की निंदा उनसे कभी सहन नहीं होती। ये तो आज भी है। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं। अब तो लाल बिहारी बिल्कुल आग बबूला हो गया। थाली उलट कर पटक दी, फेंक दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लो। अब तो आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज उसको मजा चखाते। अब अपर उज्जट ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। गुरुवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, केवल श्रीकंठ सिंह की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय आए। बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की सुध भी न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था।
ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से निकाले। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया जरा आप भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी और कहा कि हाँ, बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोले, वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार थोड़ी ना है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप या उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो तो भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, मन तो प्रसन्न है आपका? श्रीकंठ बोले, हाँ बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरी पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हें ये आग लगाई है ना, उसे अगर मैं मिल जाऊं ना तो मैं मुंह झुलस दूंगी उसका। श्रीकंठ बोले, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात बताओ क्या हुई है? आनंदी बोली, क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसे चपरासीगिरी करने तक का शऊर नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ बोले, सब हाल साफ साफ कहो, तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आनंदी बोली, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी बात पर मेरे मेके को भला बुरा कहने लगे। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नहीं कहा खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता है। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से मैं नहीं रोकती खड़ाई तो मेरा सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है कि झूठ है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, गुस्सा हो गई एकदम बहुत ज्यादा। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का इतना साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू तो हमेशा उसकी पलकों पर रहते थे। श्रीकंठ बहुत धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे और एक जरा सी भी नींद गुस्से के कारण उनको नहीं आई। प्रातःकाल अपने पिताजी के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह ना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े लिया था, क्योंकि हम आपको शुरू में बता चुके हैं कि श्रीकंठ ज्वाइंट फैमिली के समर्थक थे। परंतु आज दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं अपने मुंह से अलग होने की बात कहनी पड़ रही है। सच है, दूसरों को उपदेश देना कितना सहज होता है। बेनी माधव सिंह एकदम घबरा उठे। बोले, क्यों? श्रीकंठ बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर तो रहता नहीं हूँ। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती रहती है। कोई बात की चिंता कोई नहीं करता। कोई एक की दो कहे वो तो मैं सहन कर सकता हूँ, पर यह नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर घास लात घुसे पड़े, मेरी पत्नी को मारा जाए और मैं कुछ ना कहूँ। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे पाए, क्योंकि बात तो सच थी। श्रीकंठ सदैव से उनका आदर करते थे, लेकिन अब उनके ऐसे तेवर देखकर वे बूढ़ा ठाकुर घबरा गया, अवाक रह गया। केवल इतना ही बोल पाए कि बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। तुम तो खुद ज्वाइंट फैमिली के समर्थक। स्त्रियां इस तरह से घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। श्रीकंठ बोले, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय
और पशुवत व्यवहार मुझसे असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को मैं कुछ दंड नहीं दे रहा हूँ। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले कि लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो तो उसके कान पकड़ो, लेकिन अलग होने की बात मत करो। श्रीकंठ बोले, मैं लाल बिहारी को अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह बोले, केवल पत्नी के पीछे? श्रीकंठ बोले, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों के बीच में चुप्पी छा गई। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन लड़का स्वीकार नहीं कर रहा था। और ठाकुर साहब ये मानने को तैयार नहीं थे कि लाल बिहारी ने कोई गलत काम किया है। इस बीच गांव के और कई सज्जन हुकुम चिल्लम के बहाने आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें तो बहुत आनंद हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। ये गांव वाले तो मजे लेते ही है ना। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहते थे कि श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसीलिए दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी है, इसीलिए वे किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, ये उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की सबकी महत्वाकांक्षाएं, शुभकामनाएं ऐसा लगा था कि आज पूरी हो रही है। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, अनुभवी आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन द्रोहियों को मैं ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत बोले अपने बेटे से कि बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो इस लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को नहीं समझ सका। उसे तो डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर थी। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी वो उसको समझ में नहीं आई। बाप ने तो इसके बाद पलटी थी ताकि बाकी लोगों को दिखाने का मौका ना मिले, पर वो नहीं समझ पाया। बोला कि लाल बिहारी के साथ अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव बोले, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ बोले, उसकी दुष्टता को तो मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। या तो वो रहेगा घर में या तो मैं रहूंगा। अगर आपको वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार स्वयं संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए वह जहां चाहे चला जाए। बस ये मेरा अंतिम निर्णय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े होकर बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो अपने बड़े भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत आदर करता था। उससे कभी इतना साहस नहीं हुआ कि श्रीकंठ के सामने जाकर चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान नहीं करता था जितने बड़े भाई का करता था। बड़े भाई का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था। और जब वह इलाहाबाद से आते उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर के आते थे। मुखदर की जोड़ी तो उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लौटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले तक उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, पर आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने पाया। वह मूर्ख था। उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तब भी उसे इतना दुख नहीं होता। पर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया।
कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई ये ना समझे कि वो रो रहा था। आनंदी के द्वार पर जाकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसीलिए मैं जाता हूँ। मैं फिर से मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो कर दी थी, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी, क्योंकि स्वभाव से तो वह दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि इतने गर्म क्यों होते हैं ये। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को ना कह दे। मैं कैसे करूंगी, इलाहाबाद में कैसे रहूंगी। इस बीच जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े होकर यह कहते हुए सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो क्षमा करना, तो उसका रहा सा क्रोध भी चला गया। अब वह रोने लगी। मन का मेल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु है ही नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा कि लाला बाहर खड़े होकर बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोले, मैं क्या करूं? आनंदी बोली, भीतर बुला लो ना, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से ये झगड़ा उठा लिया। श्रीकंठ बोले, मैं तो ना बुलाऊंगा। आनंदी बोली, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि कहीं चल दे, कुछ कर ले। पर श्रीकंठ तो अब पिघलते नहीं दिखे, ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा कि भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह देना, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़े और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, भाभी, मुझे जाने दो ना। आनंदी बोली, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी बोला, जहां कोई मेरा मुंह ना देख सके। आनंदी बोली, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी बोले कि मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं भाभी, मेरा व्यवहार भला गलत है। आनंदी बोले कि तुम्हें मेरी सौगंध है, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी बोले कि जब तक मुझे ये मालूम ना पड़ जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में एक कदम नहीं रखूंगा। आनंदी बोली कि मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ भैया कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिमाग भी, हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। आखिर दोनों भाइयों का आपस में प्यार तो बहुत था। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके अलावा जो कुछ दंड तुम दोगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। उनके मुंह से निकल उठा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम पल में संभाल लेती हैं। गांव में जिसने भी ये वृत्तांत सुना, उसी ने इस शब्दों में आनंदी की उदारता को सहारा और बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, ये सब ने कहा। तो आप सुन रहे थे प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी बड़े घर की बेटी। कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, जल्दी ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।